कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी, फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति, जिसका नेतृत्व तो लगभग नेपोलियन बोनापार्ट किया था। कौन किया था? पूरा नेतृत्व ही जिसका नेपोलियन बोनापार्ट किया था। और भी राष्ट्रवादी थे जो किए थे, वो नेपोलियन बोनापार्ट किया था। आप लोग जानते हैं कि नेपोलियन बाद में, उसके बाद 1804 में वहां का राजा भी बन गया था और नेपोलियन संहिता लागू किया था 1804 में ही, पता है आप सभी को। और साथ के साथ 1815 में वह वाटरलू का युद्ध लड़ा, जिसमें उसकी पराजय हो गई और उसको एक द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उसकी 1821 में मृत्यु हो गई। तो यह रहा नेपोलियन का कथा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में भी ऐसा ऐसा बात करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और ढेर सारा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना। क्या है राष्ट्रवाद का अर्थ? राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर परिभाषा ही पूछ दिया जाए तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता का भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यह हो गया राष्ट्रवाद का अर्थ हो गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो हम आपको बताएं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था। क्रांति के बाद इसको 1804 में खुद राजा बन गया था और 1821 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। सेंट हेलिना नामक शायद द्वीप था, वहीं पर इसका मृत्यु हो गया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया। तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व ऑटोन बिस्मार्क ने किया। कौन? बिस्मार्क ने किया जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व। और बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था, यानी रक्त एवं लौ की नीति का को अपनाया किसने था? तो बिस्मार्क ने ही, ठीक है, समझ गए। फिर आगे क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे। तो इटली के एकीकरण से जुड़े प्रमुख नेता मेजनी थे, कावूर थे, गैरीबाल्डी था। कौन कौन? मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। विक्टर इमैनुअल को भी कहा जाता है क्योंकि वह शायद प्रथम राजा बना था इटली का। फिर आगे है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। और कौन शुरू किया था? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को शुरू किए थे। महात्मा गांधी से और क्वेश्चन पूछता है कि इनका यह जो है से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो सन 1893 में यह दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वहां से लौटे कब थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि दांडी मार्च किससे संबंधित है। तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था या पारित हुआ था, ठीक है। फिर आगे है कि चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़ा गया था। इसको 3 कठिया प्रणाली भी बोलते हैं। अंग्रेज लोग बोलते थे कि 1 बीघा में मिनिमम आपको 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ेगा। इसको ही 3 कठिया प्रणाली कहते हैं, जिससे सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन, आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का टाइम क्या है। तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न कि महामंदी कब आई थी। तो महामंदी सन 1929 ईस्वी में आई थी। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। फिर आगे है कि उपनिवेशों से यूरोप को क्या लाभ मिला। उपनिवेशों से यूरोप को क्या लाभ मिला। तो कच्चा माल और बाजार, ठीक है, कच्चा माल मिला और बाजार भी मिल गया उपनिवेशों से, ठीक है। फिर आगे है बंधुआ मजदूरी किससे जुड़ी थी। तो बंधुआ मजदूरी उपनिवेशवाद से जुड़ा था। उपनिवेशवाद क्या होता है आपको पता होगा, इस पे प्रॉपर एक क्लास भी शायद मेरा है, देख लीजिएगा आप लोग जाके चैनल में। फिर है तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, ठीक। फिर आगे है कि फैक्ट्री प्रणाली का विकास किससे हुआ है। तो फैक्ट्री प्रणाली का विकास मशीनों के प्रयोगों से हुआ है। किससे हुआ है?
मशीनों के प्रयोगों से हुआ है फैक्ट्री प्रणाली का विकास। फिर है कि मुद्रण प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो मुद्रण प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। आपसे पूछेगा कि गुटेनबर्ग क्या किया था, तो मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया था। ठीक है। फिर है कि भारत में पहला मुद्रणालय, चाहे मुद्रालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला मुद्रालय गोवा में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में स्थापित हुआ था। ठीक है। फिर आगे है कि छापे खाने से क्या लाभ हुआ? छापे खाने से यानी छापा खाने से क्या लाभ हुआ? तो शिक्षा और जागरूकता का प्रसार बढ़ा। शिक्षा भी बढ़ा छापा खाने से और जागरूकता भी बढ़ा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन दो है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। समझ गए? नवीकरणीय का अर्थ आपको पता है और अनवीकरणीय का अर्थ भी आपको पता है। ठीक है। इसके लिए भी प्रॉपर क्लास हो चुका है अपना संसाधन का। फिर है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। फिर आगे अपना प्रश्न है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जीवों की विविधता। जीवों की विविधता मतलब जैव विविधता। ठीक है। फिर आगे है कि परियोजना टाइगर कब शुरू हुई? तो परियोजना टाइगर अपना सन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा रहा होगा तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आगे है कि बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उदाहरण क्या है? तो भाखड़ा नांगल। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें भाखड़ा नांगल अगर ऑप्शन में है तो आप आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल नदी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है। फिर आगे है फिर आगे है कि वर्षा जल संचयन का अर्थ क्या है? तो वर्षा जल को संग्रहित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। क्या? संचयन का मतलब होता है क्या? संग्रहित करना यानी जमा करना, इकट्ठा करना। समझ गए? तो वर्षा जल को संग्रहित करना, इकट्ठा करना या एक जगह पर रखना क्या कहता है? वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक है। फिर आगे है कि भारत की मुख्य फसल कौन सी है? तो भारत की मुख्य फसल चावल है। आप सभी कोई जानते हैं कि भारत की मुख्य फसल चावल है। ठीक है। फिर आगे है कि खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो मानसून के समय में खरीफ फसल बोई जाती है, यानी धान वगैरह। ठीक। फिर आगे है कि लौह अयस्क का उपयोग किसमें होता है? तो लौह अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। किसमें? इस्पात उद्योग में होता है। फिर अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। कैसी? नवीकरणीय ऊर्जा है सौर ऊर्जा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उद्योगों का विकास क्यों आवश्यक है? तो वो उद्योगों का विकास रोजगार और विकास के लिए आवश्यक है। जितने ज्यादा उद्योग होंगे उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास भी होगा और साथ साथ उद्योग भी लग रहा है तो विकास हो ही रहा है। ठीक है। तो जैसा कि आज के टाइम में अपना भारत जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, भारत छोड़िए बिहार का बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो उद्योग अपना फैक्ट्री अगर लगने लगेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, बेरोजगारी कमेगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात में केंद्रित है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की सबसे लंबी सड़क है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि विदेशी व्यापार किससे होता है? तो आयात निर्यात से विदेशी व्यापार होता है। किससे? आयात निर्यात से विदेशी व्यापार होता है। फिर है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर का संरक्षण अधिनियम कब बना? तो सन 1986 में बना था, ताकि उपभोक्ता जो है तो उसके साथ फ्रॉड ना हो, धोखाधड़ी ना हो। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग लगभग पूछेगा ही पूछेगा। तो 24 दिसंबर को आपका उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर है आगे क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो संघर्ष कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। संघर्ष को कम करने के लिए क्या आवश्यक है?
सत्ता की साझेदारी। फिर आगे है कि बेल्जियम किस प्रकार का देश है। तो बेल्जियम एक प्रकार का संघीय देश है। कैसा देश है? संघीय देश है बेल्जियम। ठीक। फिर है कि भारत में कितनी स्तर की सरकार है। तो 3 स्तर की सरकार है। कितनी? 3 स्तर। राज्य स्तर, सॉरी, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर। 3 स्तर पे भारत में सरकार काम करती है। ठीक है। फिर अगला है कि पंचायती राज किस स्तर की सरकार है। तो स्थानीय सरकार है। पंचायती राज यानी ग्राम स्तर स्थानीय सरकार होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का यही अर्थ है कि जनता का शासन होगा लोकतंत्र में। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था। राजतंत्र में पूरा नेतृत्व तो ही कौन करता था? राजा, फुल पावर राजा के पास। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोगों का तंत्र यानी लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। फिर है कि विविधता से क्या तात्पर्य है। तो विविधता का मतलब होता है भिन्नता। क्या? भिन्नता यानी अलग अलग। सेम समझ लीजिए। विविधता का मतलब क्या होता है? भिन्नता होता है। फिर है कि राष्ट्रीय दल का उदाहरण क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय दल का उदाहरण क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। फिर आगे है कि विपक्ष की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो सरकार पर नियंत्रण। मान लीजिए 2 ठो पक्ष, एक ठो जीतने वाला जो पक्ष होता है उसको सपक्षी बोला जाता है और हारने वाले पक्ष को विपक्षी बोला जाता है। तो सपक्षी अगर, जीतने वाला पक्ष अगर अपना काम नहीं कर रहा है तो उस पर कौन ज्यादा गौर देगा? विपक्षी देगा। ठीक है। तो लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा, माने बिन बिना भूले जाने वाला एक अंग है विपक्षी। ठीक है। विपक्षी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है लोकतंत्र में, याद रखिएगा आप लोग। फिर है कि लोकतंत्र का मुख्य आधार क्या है। तो लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता व स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या? समानता और स्वतंत्रता है। समानता कैसे लोगों में आएगा? यह सब तो क्लास 7 में पढ़ाया जाता है, आप लोग को शायद पता होगा अगर पढ़े होंगे तब। ठीक है। फिर है कि विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो विकास का मुख्य लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार है। क्या है? जीवन स्तर में सुधार ही विकास का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। फिर है कि मानव विकास सूचकांक किसने दिया। तो यूएनडीपी ने दिया। कौन दिया था मानव विकास सूचकांक? यूएनडीपी ने दिया था। यूएनडीपी, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र को। फिर सेवा क्षेत्र का उदाहरण है तो शिक्षा एक सेवा क्षेत्र का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य क्या है। तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। क्या? विनिमय यानी वस्तुओं को खरीदने बेचने का एक तो माध्यम है मुद्रा। ठीक है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, आप लोग को पता होगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। फिर है कि आरबीआई क्या है। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। फिर है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो विश्व से जुड़ाव वैश्वीकरण होता है। क्या? विश्व से जुड़ाव ही वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है। फिर अगला अपना प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। जो कि कई देशों में कार्य करते उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, बहुत देशों में, अलग अलग देशों में काम करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कहा जाता है। फिर है कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है। सही जानकारी पाने की उपभोक्ता का एक अधिकार है। ठीक है। फिर अपना आज का लास्ट प्रश्न है कि आईएसआई चीन किससे संबंधित है। तो गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, गुणवत्ता से संबंधित है। अगर आप लोग बोलिएगा तो आईएसआई चीन पे एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे जिसको आप देख लीजिएगा। और उपभोक्ता पे शायद लगभग अपना एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है जिसको अपलोड हमको करना है, शायद हो चुका होगा, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर इसको इसको आप लोग शेयर कर सकते हैं तो बहुत 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 बढ़िया। और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना क्लास करते रहिए। ऐसा प्रॉपर क्लास चलते रहेगा। और अगर इसका नोट लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।